evening, guys. Good evening. सर को पता ही नहीं है। Good morning to all of you. Good morning. Good evening, sir. Good evening, all of you. ये लीजिए आपके सर आज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड Good evening, sir. अगर सुबह तो सर से मुलाकात हुई है तो फिर इस टाइम क्यों गुड इवनिंग? जब भी मुलाकात हो तब भी गुड मॉर्निंग हो सकती है, क्योंकि दुनिया में सर दोबारा मिल रहे हैं ना। हर समय कहीं ना कहीं मॉर्निंग होती रहती है ना। गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। मेरा एक स्टूडेंट इस समय शिकागो में रहता है। शायद तुम लोग पिछले सर्दियों में तुम लोग तो नहीं थे बैच में, तो वो शिकागो से पढ़ता था। तो सेम टाइम बैच रहता था 7 बजे से लेके 9 बजे रात में। तो अपने यहाँ 7 बजे का मतलब, वो भी विंटर में 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है काफ़ी भाई। अभी दिसंबर में देखना बहुत अंधेरा हो जाता है। दिसंबर जनवरी का मतलब 2 घंटे की रात हो गई। हाँ अभी देखो इस समय 6 पौने 6 बजे 5:30 बजे दिन धीरे धीरे डूब रहा है, और दिसंबर आते आते वो 5 बजे डूब जाए। तो मेरी 7 बजे से क्लास रहती थी। तो सभी बच्चे जो लगभग 70-80 बच्चे को बैच था, तो सभी बच्चे गुड इवनिंग करते थे, और उसका होता था गुड मॉर्निंग। तो कारण यूएसए में मॉर्निंग होती है उस समय, उसके यहाँ मॉर्निंग के सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे होते, 5:30। तो वो मेरी क्लास देखने के लिए वेरी अर्ली मॉर्निंग जग जाता था, और क्लास रजाई में ही अपना उसका जो ब्लैंकेट उसी में देखता रहता था, और फिर क्लास देखने के बाद फिर उठता था, देन रेडी होके ऑफिस जाता था। नितिन नाम है उसका, अभी इस समय भी यूएस में है। अभी दिन फ़ोन आया था उसका। तो वो लड़का एक बंगाल का था और एक कर्नाटक के, 3 बच्चे थे। वे पहले उसने देखा, फिर उसने और तीनों ने, फिर वो तीनों देखते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो तीनों लिंक काफ़ी समय तक तो वो सब बोलते थे सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उनकी आदत भाई गुड मॉर्निंग की है। अच्छा मैं भी इस बात को समझता था। एक आध बार एक लड़के ने कहा सर गुड मॉर्निंग का क्या मतलब इस समय। तो उन्होंने फिर एक दिन वो उसमें चैट चलता था, तब ये जूम वाला उस पर नहीं था, जो सिस्टम पे पढ़ाता था उस पर जूम नहीं था, तो चैट चलती थी। तो कई बार बच्चे बोलते थे कि सर ये कैसे, वे सब वो मॉर्निंग बोलते रहते हैं, और एक दिन तो समझ में आता है चलो ठीक है, बट ये जब मैंने कहा रे भाई यूएस में है, तो उन्होंने एक दिन देखा, तब उन्होंने कहा भाई मैं यूएस से इस समय शिकागो में क्लास ले रहा हूँ। तो जीवन में यही है बेटा कि सूरज कभी डूबता नहीं है, सूरज तो हमेशा उगा रहता है। इसीलिए माना जाता है कि मॉर्निंग आप कभी भी कह सकते हैं, क्योंकि विश्व के कभी भाग में हर समय मॉर्निंग होती रहती है। ठीक है, एंड मॉर्निंग ऑलवेज इंडिकेट फुल न्यू एनर्जी। मॉर्निंग क्या इंडिकेटर करती है? न्यू एनर्जी, न्यू लाइफ, न्यू वे, न्यू एनर्जी। तो इसलिए मॉर्निंग की बात कही जाती है। के सामने अगर आप ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो हाँ चल सकता, नहीं वो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो समझने वाली बात है कि कितना आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि आप किसी को इस टाइम भी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो इट इज़ नॉट गुड, नॉट बैड। उसमें कहीं कोई ग्रामेटिकली या लॉजिकली या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉन्ग नहीं है, बट चूंकि आदत हमारी उसी अनुसार होती ना, तो वो कई बार एक बार अटपटा लगता है, तो अटपटा हो सकता है, बट वो यदि थोड़ा सा भी अचानक माइंड पर वो पड़ता है, हाँ यार ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं। आओ चलो खैर, हाँ वही हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कई बार अब यही सीमा अपनी अपनी होती है। ज्ञान इसलिए कहा जाता है, ज्ञान क्या होता है? सापेक्षिक होता है, और उसी ज्ञान संज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार होता है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यवहार किसके प्रोपोर्शनल होता है?
हमारे ज्ञान संज्ञान के, जिस तरह का आपका ज्ञान संज्ञान होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसी अनुसार हमारे बिहेवियर्स होते हैं। तो वो उनका बिहेवियर है, आपका अपना बिहेवियर है। नाइदर यू आर रॉन्ग, नो वो रॉन्ग है। दुनिया में सब ठीक है। इसलिए एक बात और ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। नथिंग इज रॉन्ग अंडर द सन। व्हाट हैपनिंग, व्हाट विल हैव हैपनिंग, सभी कुछ इस दुनिया में करेक्ट है। कहीं कोई दुनिया में रॉन्ग जैसी कोई बात नहीं होती, सब कुछ सही है। क्योंकि ये तो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना घटित हो रही है। तो भाई प्रकृति कभी गलत हो सकती है क्या? बोलो, प्रकृति कभी गलत हो सकती है? नेवर एवर, कभी नहीं। उसी को धार्मिक अंदाज में कहोगे तो भगवान कह लो, खुदा कह लो, गॉड कह लो, क्या कभी गलत हो सकते हैं? नहीं, है ना। अभी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं। एक हमारे सर हैं, साथी हैं, तो दिल्ली में पता होगा आप लोगों की क्लास बंद चल रही है। ऑफलाइन क्लास जो शुरू हुई थी बंद हो गई, पता ही नहीं आप लोगों को? हाँ, फिर बंद हो गया। इस समय क्लासेस बंद चल रही हैं। सो यू कैन से आई एम लक्की, मैं इस समय लक्की हूँ कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो उसी में अभी पिछले हफ्ते सर 19 तारीख की एडवर्टीज निकालने वाले थे। एडवर्टीज बनाने गए, एडवर्टीज फाइनल कर दिया। 2 बने, एक बोर्ड का बना और एक बैनर लगने थे। बोर्ड बनना था, बोर्ड वाले पे डेट पढ़नी थी और जो उस पर बैनर पे डेट पढ़नी थी, और जो कोचिंग के सामने बोर्ड लगना था वो सिंपल नाम लिखा जाना था। जल्दी जल्दी में वो थे, फाइनल करवाए और डेट नहीं डलवा पाए। बोर्ड वाला फाइनल करवाए, ये हुआ कि यही बना दो, सेट कर दो। बैनर जिस पे इंफॉर्मेशन जानी थी कि क्लास लगेगी, वो मार्केट में लगता, वो पता चला कि उस पर डेट लग ही नहीं पाई और दोनों छपके चले गए। बोर्ड भी लग गया कोचिंग के सामने और मार्केट में जो उनका बैनर था वो भी लग गया। अब उस पर डेट है ही नहीं। अब एक दिन फोन कर रहे, दूसरे दिन, अरे सर बड़ा गलती हो गई, उस पर डेट ही नहीं गई। मैंने कहा सर गलती क्या हुई? यूं कहते हैं ब्लेसिंग डिस्गाइज, यही वो आपको पता नहीं कि किस मंडे से क्लास बंद है। पिछले मंडे जो गया ना, अभी ये जो हफ्ता चल रहा है इसी मंडे में, तो दिल्ली में बंद कर दिया गया। तो मैंने कहा आपको पता ही होगा सर कि वो सब बंद कर दिया ना। तो मैंने कहा बोर्ड लगे रहने दीजिए, ऐसे ही बिना बैनर लगे रहने दीजिए, बिना डेट के ही, कम से कम कोई काटेगा तो नहीं ना, और इस समय कोई लगवाएगा भी नहीं। तो अब आपका बैनर खूब दिनों तक टिका रहेगा, लोग देखते रहेंगे कि हाँ वो वाले सर, वो वाले सर, वो वाले सर। तो इस तरह से कभी कभी इंटरेस्टिंग बातें हो जाती हैं। आइए, कभी गलत नहीं होती। अब देखो उस दिन यदि वो बोर्ड बनवा देते, बैनर बनवा देते, तो कम से कम 25-30 हजार रुपये उनका नुकसान चला जाता। एक तो भाई ऑफलाइन क्लास का अनाउंस किया था, वो सब बेकार हो जाता, ऑफलाइन क्लास चल ही नहीं रही है। सेकेंड इज वो डेट के बाद तुरंत फाड़ फूड़ देते मार्केट में, 25-30 हजार रुपये गए। अब उनके 25-30 हजार मार्केट में दिख रहे हैं कि हाँ भाई वो बोर्ड टंगा, वो बोर्ड टंगा, वो बोर्ड टंगा, विदाउट एनी डेट। लोगों में क्यूरियोसिटी, अच्छा वो वाले सर, वो वाले सर। तो दिस इज द थिंग हैपन सम टाइम। तो जरा सोचो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा था, जरा सिलेबस निकालो। तो सिलेबस निकालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हम लोगों ने पड़ोसी देशों के साथ बात कर दी, संरचना, उच्चावच, अपवाह तंत्र, जल विभाजक, भूआकृतिक प्रदेश, इन सब चीजों को बहुत डिटेल पढ़ लिया है। एंड नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, है ना। किधर चलना चाहिए? लेट अस सी भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, ये हमारा टॉपिक है। वर्षा प्रतिरूप, ये आपका अगला टॉपिक है। फिर आप लोग ये बताओ मॉनसून क्या है
हमें एक तो वो जानना है। दूसरी बात, मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे जुड़े हुए अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। मॉनसून की मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से मॉनसून काम करता है। एंड फिर लास्टली, मॉनसून के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर लास्ट में मॉनसून का प्रभाव कौन कौन सा है। ये आपके 3-4 डायमेंशन हैं। इन्हीं डायमेंशन पर हमें आज काम करना होगा कि भारत में मॉनसून की क्या स्थिति है, मॉनसून क्या है, मॉनसून उत्पन्न कैसे होता है और उसकी क्रियाविधि क्या है, मॉनसून के प्रकार क्या हैं, एंड लास्टली मॉनसून का प्रभाव क्या है ना। मॉनसून को मैं बहुत सिस्टमेटिकली परिभाषित करूं उससे पहले थोड़ा सा ऐसी मॉनसून पे हम लोग जाने कि यदि भारतीय जीवन से, भारतीय जलवायु से मॉनसून निकाल दिया जाए तो एक बार फिर कह सकते हैं कि भारतीयों का जीवन शून्य। आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है। एक तो विशेष रूप से नदियों की चर्चा हुई और नदियों की चर्चा के क्रम में देखा गया कि भारत में इतनी नदियां क्यों हैं, भारत में इतनी नदियां क्यों हैं। तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोसाइकिल होती है। आप सिंपल जानते हैं कि हाइड्रोसाइकिल चलती है। हाइड्रोसाइकिल से मतलब क्या है, जल चक्र से मतलब क्या है, सागर से जल का इवेपोरेट होना, देन ऊपर जाके संघनित होना, कंडेंस होना, एंड देन आफ्टर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षित होना, और फिर सतही जल के रूप में वो बहते हुए आगे की ओर चले जाना। कहाँ जाना, सागर, है ना। तभी मैंने आप लोगों को बताया है कि गाना है ना कि ओ हरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, है ना। सागर फिर कहाँ जाता है कोई जाने ना। क्यों भाई, क्योंकि सागर का जल फिर इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन की क्रिया आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है। सामान्य रूप से इवेपोरेशन जब 60 डिग्री से ऊपर होता है तो वह आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा। अरे पानी देखो इवेपोरेट हो रहा है, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबल रहा जब पानी, तो तुम देखोगे एकदम भाप बनती हुई दिखाई देती है ना, तब तुम खुली आंखों से देख सकते हो। बट इफ लेस देन 40 डिग्री, लेस देन 50 डिग्री टेम्परेचर पर पानी इवेपोरेट हो रहा तो आप इवेपोरेशन को देख नहीं सकते। तो सागर का टेम्परेचर तो इतना होता नहीं है, बट अगेन इवेपोरेशन होता है। इसी में एक बात कही गई है कि सूर्य सागर से जो पानी चुराता है कुछ इस तरह से चुराता है कि नजरों से दिखाई नहीं देता है। सूर्य जो है सागर से जल इस तरह से चुराता है जो किसी की नजरों से दिखाई नहीं देता है। परंतु बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चुराता है परंतु फिर उसे लोगों में बांट देता है। ले जाओ, खाओ पियो मौज करो, जाओ यार। तो कैसे खाओ पियो मौज करो, किस फॉर्म में, वर्षा के रूप में। और जब वर्षा होती है तो नदियां बनती। और मैंने पहले भी एक आध बार बताया कि वर्षा आपके जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय क्रिया है, क्योंकि वर्षा से ही स्थल पर जल होते हैं और जब जल होता है तो जीवन होता है। इसलिए देखो वहीं पर टॉपिक जोड़ दिया है वर्षा प्रतिरूप, यानी कि भारत के किस किस क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, क्यों होती है। वैसे तो भारत में जब देखोगे तो नियर अबाउट 117 सेंटीमीटर एवरेज एनुअली रेनफॉल होती हमारे यहाँ। We have near about 117 centimeter annual rainfall. This is a very good amount of rainfall. Very good amount of rainfall. But क्या सभी भागों में समान बारिश होती है? एक चेरापूंजी भी है, एक असम भी है, एक बंगाल भी है, बिहार भी है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक पंजाब है, हरियाणा है, एक राजस्थान भी, एक लद्दाख भी।
डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया है डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अलग अलग भागों में अलग अलग रेनफॉल होती है ना। तो ऐसे में जरा सोचो आप लोग कि ये बारिश होती कैसे है, किस तरह से बारिश होती है। तो सिंपल कहा जाता है कि सूर्य अपने तपिश से जल चुराता है, तो वहीं पवनों द्वारा इन जल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देता है। ले जाओ भाई, वहां ले जाओ, वो देखो श्रवण परेशान है, पानी उसे चाहिए, दो भाई उसको दो। रजत भी परेशान, अरे पुष्पमाला तो बहुत दिनों से चिल्ला रही है अल्लाह मेघ दे अल्लाह में, यास्मीन चिल्ला रही अल्लाह मेघ दे अल्लाह में, ले जाओ भाई वहां पानी तो दो, उसको दो, जल्दी दो। शशांक मलवे क्या कर रहा था भाई, वो तो यज्ञ वज्ञ कर रहा है, ये हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पानी दो, पानी दे गुड़धानी कल्ला मेघ दे। लॉट ऑफ सॉन्ग्स यू कैन लिसन इन इंडियन मूवीज, भारतीय मूवी में देख सकते हो ऐसे। तो पवनों द्वारा ये जल एक स्थान से दूसरे स्थान वाष्प के रूप में पहुंचता है और फिर कहीं संघनित होकर बरसता है। ठीक है, अब जरा इसी बात को और तरह से थोड़ा सोचो, मॉनसून की परिभाषा के रूप में। मॉनसून जानते ही होंगे आप लोग, एक अरेबियन टर्म है, एक अरेबियन टर्म है मौसम। ठीक है, एक अरेबियन टर्म है मौसम। मौसम, मौसम से वर्ड बना है मॉनसून। मॉनसून, और ये विशेष तरह की पौने हैं। विश्व के संदर्भ में आप जब देखोगे तो कह सकते हो कि हिंद महासागर के विशेष क्षेत्र, हिंद महासागर के क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पन्न होने वाली पौने, वैसे तो दुनिया के विभिन्न भागों में उत्पन्न होती हैं, परंतु यह विशेष रूप से हिंद महासागर में उत्पन्न होती हैं। और हिंद महासागर में भी देखा जाए तो विशेष रूप से इनका प्रभाव दक्षिण एशिया में देखा जाता है। हालांकि दक्षिण एशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी प्रभाव रहता है, परंतु विशेष प्रभाव दक्षिण एशिया में देखा जाता है। और दक्षिण एशिया में भी देखा जाए तो बच्चों कहां पर दिखाई देगा विशेष रूप से? भारत में दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा। और भारत में इतना प्रबल दिखाई देता है कि भारतीय लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है? मॉनसून के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा खान पान, हमारे पहनावा ओढ़ावा, हमारे गीत संगीत, लोकगीत, बहुत सारी चीजें इसी के अगल बगल घूमती है। इसीलिए गाना आता है आपके यहाँ, वो आया सावन झूम के। या आप लोगों ने फोक सॉन्ग सुना होगा, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों में कजरी गीत गाया जाता है। लिसन, कजरी, कितने लोग कजरी जानते हैं? सुना कजरी आप लोगों ने? कजरी मुझे भी फोक सुन लो। कजरी एक पूरी तरह से फोक सॉन्ग है, एंड फोक सॉन्ग में थोड़ा हाथ मेरा शिकस्त है। बचपन में मैं गांव में चूंकि रहा हूं, तो बाबा हमारे एक अच्छे सिंगर रहे हैं, तो वो कजरी वगैरह गाया करते थे। और कजरी में विशेष रूप से मैं बताऊं, कृष्ण भगवान का गोपिकाओं के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, लीलाओं का वर्णन किया जाता है। किस रूप में? जैसे भाई, तो झूला पड़ा हुआ है, झूले पे गोपिकाएं डांस कर, वो हाँ गोपिकाएं झूले पे झूला झूल रही हैं, तो उनकी जो सहेलियां हैं गाना गा रही, वहीं कृष्ण भगवान पहुँचते हैं। तो डिफरेंट तरह के, इस तरह के हंसी ठिठोली वगैरह, उसमें हंसी मजाक की चीज़ें दिखाई उस गीत संगीत में दिखाई देती हैं। कभी आप लोग YouTube पे जाना, कजरी उसको सुनना, तो बेहतर समझ पाओगे। मैं इस समय मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा है कौन सा मैं बताऊं,
सावन में पड़ा है, कैसे मैं एग्जैक्टली मेरे जुबान पर आ भी नहीं रहा हूँ। सर मैं एक सुनी थी, बहुत अच्छा स्टेज था, मतलब गाने का। बोल याद आ रहा हो तो बोलो कुछ, मैं हो सकता है, तो सर और नहीं तो यूट्यूब चैनल आजकल जिंदाबाद है ही, कजरी आप जाइएगा। तो कहने का मतलब ये है, लॉट ऑफ सॉन्ग्स आप इसी तरह से बंगाल के सॉन्ग आप बहुत सारे सुनोगे जिसमें बारिश पर बहुत सारे गीत मिलते हैं। असम के गाने आप जाओगे, बिहू सुना होगा आप लोगों ने, बिहू है नो, नो बिहू। बिहू असम का एक बहुत ही पॉपुलर डांस है, मैंने तो देखा हुआ है, अशोका होटल में गए थे एक बार, हमारे फ्रेंड हैं एक, वो असम के एमपी हैं कामाख्या जी, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं जहाँ पे एक जगह, और तो वहाँ पे आए थे वो, तो हम सभी को मार्च के आसपास जो बिहू होता है, जैसे अपने यहाँ मार्च में गेहूं कटता है ना बच्चों, तो गेहूं में सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं, होली होली का त्यौहार और बहुत सारा होता है। पंजाब में लोहड़ी होती है, लॉट ऑफ मतलब इस टाइप के फेस्टिवल होते हैं, तो उसी समय उनका भी फेस्टिवल होता है बिहू, यानी कि धान कटता है उस समय, उसी पे सेलिब्रेशन होता है। तो कहने का मतलब है उसमें देखोगे बहुत सारे गाने बारिश पर, ये वो, तो हमारा जीवन कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए मॉनसून के दायरे में ही घूमता है। अब जरा नो डाउट यहाँ पे देखा कि मौसम शब्द से मॉनसून बना है, तो जरा परिभाषित कर लिया जाए भाई कि मॉनसून है क्या भला, कि मॉनसून भला क्या है। तो बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए कि मॉनसून कोई भला नहीं है, मॉनसून एक ऐसी विशेष रूप से पौने हैं जो हिंद महासागर और दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र के बीच चलती है, और या दूसरे शब्दों में कहो कि ये विशेष रूप से ऐसी चलने वाली पौने हैं जो स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर चलती है। या आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, वहां पर जीएस में मैंने बताया था सामयिक पौने, नहीं सागर समीर तो पढ़ाया था, इन्हें एक तरह से सागर समीर एवं स्थल समीर का बृहद रूप कहा जाता है। जीएस में मैंने सागर समीर स्थल समीर पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक वहां पे छोड़ रखा है, छोड़ रखा है कि नहीं वहां पे, या पढ़ाया था मुझे? हाँ यस, तो वहां पर मैंने छोड़ रखा है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए छोड़ा हुआ है कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अच्छा, आज सुबह आप लोग कौन पूछ रहा था कि सर इंडियन ज्योग्राफी आप कब पढ़ाए? अरे भाई वो जूही दीदी थी, वो पहले क्लास कर चुकी है, आप लोगों को पढ़ाती थी, उनको सब कुछ पता है। नहीं, मैं वो कहाँ पर कर चुकी, ये वाली क्लास केवल एक ही ये वाली क्लास की थी, अफ्रीका पर। पता नहीं सर, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस पहले चलती थी ना, तो की है मतलब सब क्लासेस आप लोग जूही सर का बात ये सब हो गया था, फिर कोचिंग बंद हो गया था, उसके पहले की वो स्टूडेंट है। अच्छा, हो सकता है अजय सर के क्लास में, मेरी क्लास में जूही नाम के कोई लड़के नहीं थे ऑफलाइन में। कोई नहीं, उसमें ये था ना, वो एक बैच चल रहा है अभी, तो उसमें था, ये टॉपिक छूटा हुआ था, तुम लोगों को भी मुझे बाद में पढ़ाना था, पढ़ाना है ही, तो भाई सभी बच्चे एक साथ पढ़ लें, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो लगातार तो नहीं बने रह सकते हैं, और क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद उनका जो जूम होगा ना, अपना जूम, उनका अपना कनेक्टिविटी आ जाएगी जूम की, तो मुझे तुम लोगों के लिए अलग से फिर जूम का लिंक भेजना पड़ेगा, और वो कैसे अब वो देखना पड़ेगा कि कैसे फिर होगा। चलो खैर, जब तक है आप करिए, उसमें क्या बात है, और बाकी नहीं तो फिर मैं जैसे कनेक्टिविटी होगी उसको मैं कनेक्ट करूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मॉर्निंग वाले क्लासेस बाकी है, काफी अच्छी लग रही है, और ये ज्योग्राफी वाले तो आपसे दो बार मुलाकात हो जा रही है।
हाँ, तो उसमें एक्चुअली ये है ना कि उसमें काफ़ी बच्चे भी हैं और थोड़ा सा सुबह के टाइम मूड फ्रेश रहता है तो भाई जल्दी से चीज़ें ग्रैप्स होती हैं, ये भी फर्क पड़ता है इसका। हाँ, अरे उसमें लगभग 50 बच्चे तो उन्हीं के हैं, 48 या 49, और काफ़ी बच्चे ऐप पे भी हैं उनके। अब इंटरेस्टिंग बात, उनके ऐप पे क्लास नहीं जा पाई, इसीलिए बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि उसमें लगभग 70-80 बच्चे हैं। वो बहुत से जॉब गोयर्स है ना, तो वो नहीं देख पाते। क्यों, तुम लोगों से पहले क्या देंगे? तो सब 22 में ही सब देंगे। तो वो लोग को इतना जल्दी पढ़ा दिए, हम लोग को भी पीछे ही है। कहाँ जल्दी जल्दी पढ़ा दिए उनको? उनके तो बैच अभी शुरू हुआ मंडे से भाई, उनका तो अभी बैच शुरू हुआ है अभी। हमको लगा कि आप मतलब सर्विस पढ़ा चुके हैं उन लोगों को। ना 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 यही बात है। ना ना अगर पढ़ाएंगे तो हम लोग सिलेबस पढ़ना सब छोड़ देंगे, हम लोग तो पढ़ाएंगे भाई, वही बात है ना। वो ये था कि मैं वहाँ से ये वाला टॉपिक, वहाँ के बच्चों को रीजनल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो भाई, तो हम रीजन घुमा देते हैं। जैसे तुम लोगों को भी तो अफ्रीका पढ़ाया था ना, तुम लोगों को भी तो अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था। उन लोगों को भी ऐसे मैं शुरू में पढ़ा दे रहा हूँ कि चलो भाई थोड़ा दुनिया घूम घाम लो। आओ अब लिखो मॉनसून की परिभाषा। मॉनसून विशेष किस्म की, मॉनसून विशेष किस्म की सामयिक पौने हैं, विशेष किस्म की सामयिक पौने हैं, सामयिक पौने हैं जो प्रत्येक 6 महीने बाद अपनी दिशा बदलती रहती हैं। प्रत्येक 6 महीने बाद अपनी दिशा बदलती रहती हैं। या नेक्स्ट परिभाषा, या मॉनसून सागर समीर और स्थल समीर का, मॉनसून सागर समीर और स्थल समीर का बृहद रूप है, बृहद रूप है जो बृहद रूप है जो प्रत्येक 6 महीने बाद अपनी दिशा बदल देती है। 6 महीने बाद अपनी दिशा बदल देती हैं। बदल देती हैं। बदल देती हैं। समझ में आ रही बात? या एक और परिभाषा हो सकती है, मॉनसून ऐसी विशिष्ट प्रकार के पौने हैं, ऐसी विशिष्ट प्रकार की पौने हैं जिनकी दिशा में पौने हैं जिनकी दिशा में प्रत्येक 6 महीने बाद परिवर्तन होता है। प्रत्येक 6 महीने बाद परिवर्तन होता है। प्रत्येक 6 महीने बाद परिवर्तन होता है और ये 6 महीने स्थल से सागर की ओर,
6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर और 6 महीने छह महीने स्थल से सागर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की परिभाषा आप दे सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्थलीय भाग हुआ और ये सारा सागर हुआ, तो ये देखो 6 महीने ऐसे चलेंगे, 6 महीने ऐसे चलेंगे। अंत में एक और परिभाषा, एक ऐसी पौनी है जिनकी दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। लिख लो, या ये एक ऐसी पौनी है, या ये एक ऐसी पौने हैं जिनकी दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है, ऋतुवत परिवर्तन होता है। ऋतुवत परिवर्तन होता है। ये कुछ बातें हुई। इसी क्रम में आप जब देखेंगे तो इसका सबसे पहले अध्ययन अरेबियन स्कॉलर्स ने किया था। अरेबियन स्कॉलर्स ने किया था। क्यों ऐसा? क्योंकि अरेबियन स्कॉलर इन पौनों के साथ भारत में आते थे और इन पौनों के साथ भारत से चले भी जाते थे। बताओ कैसे भाई? हो सकता है क्या? भारत का भाई अरब क्षेत्र से वाणिज्य व्यापार प्राचीन काल से रहा है ना भाई। मसालों का व्यापार तो प्राचीन काल से रहा है। जरा सोचो आप लोग। नहीं कुछ समझ में आ रही बात? ये देखो, यही तो इंडिया है ना, ये अरब क्षेत्र है। अब देखो गर्मियों के दिनों में, अब देखो दिशा ये है। तो पहले की जहाजें कैसी होती थी बच्चों? पहले की जहाजें पाल वाली होती थी। तो ये देखो यहां से पाल वाली जहाज चलाई और बरसात के दिनों में ये पहुंच गए, है ना। ये गर्मियों के दिनों में गए, वहां पर आराम से गर्मियों के दिनों में बिजनेस करते थे। यानी कि मार्च अप्रैल से इंडिया से जाना शुरू किया और पूरे पहुंच गए। मार्च अप्रैल में चले और मई वई में पहुंच गए, या अप्रैल के लास्ट में पहुंच गए। अपना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस पूरे एरिया में गर्मियों के दिनों में बिजनेस किया। और फिर ये देखो, यहां से देखो, जब पौने ऐसे चल रही हैं तो अपनी जहाज पकड़ी, टक 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 पहुंच गए। सर्दियों में चूंकि सर्दी कठोर पड़ती है गंगा के मैदानी भागों में, और ये आते हैं उष्ण क्षेत्र से, तब ना भाग लेते थे भैया, ना 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 सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। दिल्ली की सर्दी बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तमिलनाडु, केरल के बहुत सारे लोग विंटर में चले जाते अपने घर, विंटर में घर चले जाते हैं। जैसे हम ही लोग इस समय हमें भेज दिया जाए श्रीनगर, लद्दाख के साइड में, तो हम जनरली जा पाएंगे? बोलो। तो गर्मियों में छुट्टी मारने जाते हैं। क्यों भाई? गर्मियों में हाँ, ये बात ध्यान रखो, गर्मियों में जब भी जाना वहां पे ना, तो फुल फ्लैज कपड़ा अपना लेके जाना। फुल फ्लैज जो आपका मैक्सिमम कपड़ा यहाँ पे होता है वो गर्मियों के दिन भी लेके जाना। शिमला में जाता हूँ जब भी पढ़ाने के लिए, 2 साल से तो यही कोरोना ही लग गया।
फरवरी 2020 में मैं गया हुआ था, फरवरी में मैं गया हुआ, तो बच्चे गए थे दिसंबर 19 में गए थे, और 15 फरवरी 6-7 फरवरी से लेके लगभग 15 फरवरी तक मैं वहाँ पे 20 में भी था, और मैं वहाँ से आया हूँ तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, उसी के बाद शुरू हो गई थी कहानी। खैर, वहाँ पे जैसे दिसंबर में जाते हैं तो हमारे सारे कपड़े कम पड़ जाते हैं, और गर्मियों दिनों में तो खैर जाते हैं तो जो भी कपड़े उपड़े यहाँ के लेके जाते हैं वो सफिशिएंट साबित होता है। तो इसीलिए अरेबियन लोग यहाँ से भाग जाया करते थे अपना विंटर में, और सर्दियों में गर्मियों दिनों में अपना आते थे। अल मसूदी, अल बरूनी, अल सिद्दी, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने मॉनसूनी पवनों का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन अपनी अपनी किताबों में किया है। चलिए भाई, आप लोगों ने बचपन में हो सकता अलिफ लैला नाटक देखा हो। देखा अलिफ लैला नाटक? पहले आया करता था, तो उसमें देखो पाल वाली जहाजें हैं सभी। तो कुल मिला के ये है, इस तरह से चीजें थी प्राचीन काल से हमारे पास। यानी इसकी उत्पत्ति के लिए ब्रिटिश विद्वानों ने भी काम किया कि किसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जानने का इन्होंने अध्ययन कोशिश किया। बाद में और दूसरे विद्वान आए। बाद के समय में बच्चों जितना इसका अध्ययन हुआ, इसको लेके उतना ही कई बातें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। तो इसीलिए मॉनसून की जो पवने हैं, मॉनसूनल विंड्स हैं, इनकी जब उत्पत्ति की बात होती है तो उत्पत्ति को लेकर विद्वानों द्वारा दो समूह बन जाता है। मॉनसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि। मॉनसून की जब उत्पत्ति और क्रियाविधि की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो समूह सीधे सीधे बनता हुआ दिखाई देता है। एक परंपरागत सिद्धांत, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, या तापीय सिद्धांत भी कहा जाता है, या इधर ही कर लो तापीय सिद्धांत। ठीक है। और एक दूसरा समूह है जो कहलाता है गतिक सिद्धांत या आधुनिक मत। दे आर टू ग्रुप ऑफ थ्योरीज। दो तरह के यहां पर कहे जा सकते हैं। पहला तापीय सिद्धांत, यानी कि विद्वानों का वह समूह जो मानता है कि ताप की वजह से, तापीय परिस्थितियों के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है। गतिक सिद्धांत या आधुनिक मत। ठीक है, गतिक सिद्धांत या आधुनिक मत। तो अब यहां पर जब बात होती है गतिक सिद्धांत की या आधुनिक मत की, तो यहां पर थोड़ा सा सोचो आप लोग। एक बड़े फेमस स्कॉलर थे, ब्रिटिश स्कॉलर एडमंड हैली, नाम सुना होगा शायद आप लोग, एडमंड हैली। एडमंड हैली ब्रिटेन के एक बड़े फेमस स्कॉलर थे। उन्होंने 16th सेंचुरी के लास्ट में, 17th सेंचुरी के लास्ट में, 17वीं शताब्दी में उन्होंने मॉनसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, और लंबे समय तक अधिकांश विद्वानों ने उसे माना भी कि हाँ भाई, अरे हैली साहब ने कहा, एकदम सटीक बोला, क्या बात कही है भाई, क्या बात। इसलिए परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। और यह सिद्धांत ताप के कारण, यानी कि एक समय विशेष में, क्षेत्र विशेष में, एक समय विशेष के क्षेत्र विशेष में तापमान कम होता है या ज्यादा होता है। समझ इस बात को। कई बार देखा जाता है किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष के समय विशेष में
तापमान कभी कम और कभी ज्यादा होता है कि नहीं, बोलो। जैसे जैसे मान लो यही गंगा का मैदानी भाग, अभी 3 महीने पहले आप लोगों ने देखा क्या टेम्परेचर भाई, दिल्ली के आसपास एनसीआर में गर्मी का कहर 45 डिग्री तक पारा छुआ, न्यूज में देखते हो चल रहा है ना। 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री तक गर्मी का कहर। और अभी दिसंबर में न्यूज क्या आएगा, कड़कड़ाती सर्दी ने उत्तर भारत को किया जाम, सब कुछ अस्त व्यस्त। न्यूज वाले देखो बढ़ा चढ़ा के बोलते, नो डाउट होता भी है। यानी टेम्परेचर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक हो जाता। इसी समय टेम्परेचर 70-80 डिग्री हो गया, है ना। इस समय मौसम बाहर काफी ठंडा है और आप कहेंगे अरे सर आप तो शर्ट पहने हुए हैं, तो मैं इनर पहना हुआ हूं, नो डाउट, बट बाहर तो भी सर्दी है। यहाँ पे क्यों नहीं ठंड लग रही मुझे, ये जो पीछे है ना ये बोर्ड, ये हीट है बेटा, हीटर है, पता ही नहीं आप लोगों को। ये हीटर है, इस समय देखो गर्म है, गर्मी दे रहा है आराम से। इसका टेम्परेचर देखो इस समय कितना हो गया, यहाँ देखो मेंशन है, ये देखो टेम्परेचर 52 डिग्री हो गया, दिखाई दे रहा आप लोगों को। और अभी होते होते टेम्परेचर पहुंच जाएगा तेरे 62 तक भी पहुंच सकता है। ये 2-3-4 घंटे और चला ना, कंटिन्यूअस क्लास जब चलती रहती है तो 62-63 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो जितना पहुंचे और होता ही है बेटा, इसलिए एसी के बिना तो क्लास चल ही नहीं सकती ना। इसलिए तुम लोग कभी कभार देखता हूँ मैं एसी ऑन ऑफ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे इस समय अब चूंकि ठंडा मौसम है तो इसकी गर्माहट बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी गर्माहट बहुत प्यारी लगती है। और सर्दी जब बढ़ेगी तो और अच्छा लगेगा, इसको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है यहाँ पे जब सर्दी लगती है तो, क्योंकि एकदम हीट फील होती है। तो खैर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रास्ट, हाई टेम्परेचर एंड सडन लो टेम्परेचर, ये चलता रहता है। अब जरा आप लोग जानते हैं कि ताप और दाब में कुछ खास तरह का संबंध होता है। ताप और दाब में कुछ खास तरह का संबंध है। क्या संबंध है भाई? व्युत्क्रमानुपाती संबंध। यदि किसी क्षेत्र में ताप ज्यादा है तो दाब कम होगा, और ताप कम है तो दाब ज्यादा होगा। लाइक विंटर सीजन, थिंक अबाउट इन दिस विंटर सीजन व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो, सो प्रेशर नाउ इंक्रीजिंग, दाब ज्यादा है। बट थिंक अबाउट जस्ट अपोजिट इन समर सीजन, वहां क्या होगा, टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली वेरी हाई, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। और ये भी आप जानते हैं कि पवनों की गति, पवनों की दिशा किस बात पर निर्भर करती है? क्या बच्चों, पवनों की गति, पवनों की दिशा किस बात पर निर्भर करती है? दाब पर, दाबांतर पर। इसलिए पवनें कहां चलती हैं हमेशा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती। यही तो है ना, नियम तो जानते ही होंगे ना, थर्मोडायनेमिज्म पढ़ा होगा, या कई बार वैसे मैंने जीएस में डिस्कस किया है सारी बातें कि विंड का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर। यानी कि पवनें हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन्हीं सबको आधार मानकर एडमंड हेली ने 17वीं शताब्दी में मॉनसून के उत्पत्ति की व्याख्या तापी आधार पर करने की कोशिश की, और इसीलिए वह तापी सिद्धांत कहलाता है। अब देखो कैसे भाई एडमंड साहब इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो
जरा देखो आप लोग, इस डायग्राम को समझो, बस डायग्राम समझ गए, खेला उसी का है, बाकी और कुछ है नहीं बच्चों। सर बना भी लेते हैं। बना लिया आपने, वाव। यानी कि कहा यह जाए कि प्रियंका जो है आजकल समझदार हो गई है। ये देखो, सपोज ये 0 डिग्री है, दिस इज 23.5 साउथ, यानी मकर रेखा। और ये क्या है भाई? कर्क रेखा। क्या कह सकते हो? 23.5 नॉर्थ, ठीक है। और ये क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। ये सारा क्या है बच्चों? हिंद महासागर। ये क्या है? एशिया। ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। पक्का ना? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। चलिए गर्मियों के हिसाब से पढ़ते हैं। मान लिया दिस इज ए मंथ ऑफ जून, सपोज दिस इज द मंथ ऑफ जून। जून का महीना है। जून का महीने का मतलब क्या है बच्चों? गर्मी। जून के महीने में स्पेशली 22 जून को या 23 जून को सूर्य कहां चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। ये सूर्य कहां चमक रहा है? कर्क रेखा पर। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के लंबवत चमकने का परिणाम यह होगा कि यहां पर गर्मी होगी, बहुत अधिक गर्मी होगी। तो ये बताओ, जब यहां पर गर्मी होगी तो दाब की परिस्थितियां कैसी होंगी बच्चों? संघनदार होगा। पक्का है ना? लो प्रेशर होगा, ताप अधिक है, सन शाइनिंग वर्टिकली, सूर्य सीधा सीधा लंबवत चमक रहा है। सो यहाँ पे टेम्परेचर हाई। इफ टेम्परेचर इज हाई तो प्रेशर विल हैव लो। यहाँ पे प्रेशर लो होगा। बट जस्ट अपोजिट इसके दक्षिण में जाओ, क्या होगा बताइए भाई? इसका मतलब ये है इस एरिया में प्रेशर हाई होगा,
तुम्हें पता है इस समय ऑस्ट्रेलिया में विंटर आ रही होगी, विंटर का स्वागत ही हो रहा होगा, लोग गाना गा रहे होंगे, विंटर सीजन इज हियर, विंटर सीजन इज हियर। पोयम पढ़ी होगी आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया वाले गाना गा रहे होंगे। नहीं, अरे ऑस्ट्रेलिया में विंटर कहाँ हो रहा होगा यार, समर हो रहा होगा ना। अपने यहाँ तो विंटर चल रही है ना। जी सर, यहाँ हाँ, तो वैसे मान लो इसके सेंस में उसके सेंस में चला गया। तो ये देखो हम लोग इस समय कहाँ पे हैं, जनवरी के महीने में है ना। तो जनवरी का महीना यानी कि यहाँ पे गर्मी, तो यहाँ पे सर्दी। सर्दी का मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर का मतलब प्रेशर हाई। और एक बात तो आप लोग पढ़ चुके हो कि यहां पर पौने कौन सी चलती है बच्चों, ये कौन सी पौनों का क्षेत्र है भाई? हाँ, अरे भैया इतना मेरी पढ़ाई को बेकार मत कर दिया करो यार, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। पूर्वा पौने होंगी 5 से 30 अक्षांशों के बीच में, या 5 से कर्क और मकर रेखा के बीच में कौन सी पौने चलती हैं? पूर्वा पौने चलती। ठीक है, अब ये पूर्वा पौने चल रही हैं। अब जरा सोचो, यहाँ पे दो एक और घटनाएं घटित होती हैं, विशेष रूप से इसला करती हैं। किसी एरिया में एक तो डेजर्ट है भाई बहुत बड़ा, कौन सा? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है, इसका मतलब वो ज्यादा ही गर्म होगा, और ज्यादा ही गर्म होगा तो इसका मतलब ज्यादा ही गर्म होगा तो उसमें प्रेशर जो होगा और भी कम होगा। क्यों बच्चों, जरा समझो इस बात को कि थार का मरुस्थल जो होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर वहां पे और भी कम होगा। और बाकी तो इस पूरे एशिया में यानी कह सकते हो, ये देखो ये हमारा दक्षिण एशिया हो गया, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान आ गया, भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल, भूटान, और बाकी एशिया के ओवरऑल इस एरिया में। फिर ये दक्षिण एशिया आ गया, यहाँ पे आपका हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारा रीजन। ये सब रीजन में टेम्परेचर हाई, सो प्रेशर इज लो। रिजल्ट ये होगा कि इस एरिया की लो प्रेशर होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पौने इक्वेटर को पार करने लगेंगी। और जब इक्वेटर को पार करती हैं तो आप लोग एक बात तो जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पौने कहाँ चलती हैं? इधर मुड़ती हैं, दाहिनी ओर। याद करो, सब भूल गए, कोरियोलिस बल। क्यों भाई, कोरियोलिस बल भूल गए क्या? कि कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में पौने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ये देखो मुड़ गई धीरे 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 धीरे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, या नाइंसाफी हो रही है? बोलिए बोलिए भाई। ये देखो, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पौने विषुवत रेखा को पार करती हुई आगे बढ़ती हैं, परंतु कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ने लगती हैं, दाहिनी ओर मुड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। और इनकी दिशा क्या हो जाती है बच्चों, जरा देखो आप लोग। व्हाट इज नाउ डायरेक्शन? वैक्सीन का क्या है? बोलो। इनका डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये देखो, नाउ दिस विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये देखो, तो यही कहलाती हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और
कब मॉनसून आया है, कौन से सीजन में बच्चों? ये क्या बोलोगे? ग्रीष्मकालीन मॉनसून। सुनते होगे शब्द ये। दिशाओं के आधार पर आपने नाम दे दिया दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, और आपने विशेष रूप से देखा कि ये पौने दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, तो इसलिए नाम दे दिया। और कब आती हैं पौने? गर्मियों के सीजन में, तो इसीलिए ग्रीष्मकालीन मॉनसून। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आगे बढ़ाओ, जरा देखो ये कौन सा एरिया भाई? हिंद महासागर, इतना बड़ा लैंड वाटर बॉडी, दिस इज ए वेरी ह्यूज वाटर बॉडी। और ये क्या है? पूर्वा पौने है ना, याद करो जरा, ये दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पौने है। और पूर्वा पौनों की विशेषता क्या होती है, जरा सोचो आप लोग। तो पूर्वा पौनों की विशेषता होती है कि ये गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, और जब भी किसी जलीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो बड़ी मात्रा में नमी को खींचती रहती। आ जा भाई, आ जा, चल चल तुझे घुमा के लाएंगे। इतने बड़े एरिया से गुजर रही हैं। दे आर वार्म एंड ड्राई वेन, गर्म और शुष्क होती हैं, और ऐसे में बहुत सारा मॉइस्चर वाष्प खींच लेती हैं, भर जाती, लेडन विद मॉइस्चर। ठीक है? और इतने यही उससे वाष्प से भरी हुई पौने, ये देखो आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। तो जब ये आगे बढ़ेंगी तो इन्हीं में इनके कई सारे ऐसे कुछ दुश्मन मिलेंगे, कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे कि सब काम इनके गड़बड़ कर देंगे, है ना? जैसे ये पौने लेके चली कि चलो भाई ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम खूब सारा पानी उसको पिलाएंगे, क्या बोलते हैं, प्रियंका को, राहुल बहुत दिनों से परेशान है, या रजत परेशान है, चलो बारिश वारिश करते हैं, उसको पानी वानी दे के आते हैं। इतने में आप लोग यहीं पर कौन सा एक चीज देखोगे बच्चों? पढ़े हुए हो ना? पश्चिमी घाट। क्या करेगा पश्चिमी घाट? ये देखो, बात का उच्चावच पढ़े हो ना? ये पश्चिमी घाट है। तुरंत कहता है कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, फालतू का, चलो इधर। आपने पढ़ा ये पर्वतीय प्रकार की वर्षा पढ़ी है ना? पढ़ाया पर्वतीय प्रकार की वर्षा। ये देखो, जब सागर से पौने चलती हैं, किसी भी पर्वत से टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाती हैं ठंडी होती हैं और झमाझम बारिश करती है। तो ये देखो, पहले ही मुलाकात इनसे हो गई, कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। और भारत का दक्षिणतम एरिया कहाँ पर है? केरला साइड में, मुख्य भूमि पर, है ना? मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणतम भाग, आप कन्याकुमारी वगैरह कह सकते हो, त्रिवेंद्रम वगैरह का एरिया। तो ये देखो, तुरंत मॉनसून साहब आके टकराते हैं। तो न्यूज में आप लोग क्या सुनते हो? न्यूज में क्या सुनते हो कि 1 जून को केरल के तट पर मॉनसून पहुंचा। ध्यान नहीं देते हो, सब न्यूज में चलता है कंटिन्यूअसली कि आज मॉनसून केरल के तट पर पहुंचा। गाजे बाजे के साथ पहुंचता है बच्चों, बड़े गाजे बाजे के साथ। यानी कि 2-4 दिन पहले खिली हुई धूप सी लगेगी, परंतु धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होगा, और इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश केरला के तटीय भागों में शुरू, झमाझम बारिश, 2-2, 3-3 दिनों तक बारिश। ऐसी बारिश जैसे विस्फोट हो गया हो, पानी लाया हो, ले बे जितना पीना पी, चल। तो वही कहलाता मॉनसून का प्रस्फुटन। सुना होगा मॉनसून का प्रस्फुटन, है ना? यानी कि मॉनसून यहाँ पे फुटित हुआ, आया गाजे बाजे के साथ,
तेज हवाएं चलेंगी हू करके। तुम लोग कभी कभी बरसात में देखे होगे, तेज हवाएं और बारिश चलती है तो साए साए की आवाज होती है, ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? हाँ, कभी कभी देखो कि तेज हवाओं के साथ जब बारिश होती है तो खूब बारिश होती, हवाएं चलती हैं। और हवाओं के साथ बच्चों बारिश हो तो तुम लोग टेम्परेचर का एहसास कैसा करते हो? शायद टेम्परेचर गिरता है। अभी गर्मी होगी और तुरंत उस समय बच्चों कभी देखना, आप लोग नहाए होंगे बरसात में, तेज हवाओं के साथ बरसात में नहा लो ना, 5 मिनट के अंदर कपकपी छूट जाती, 5 से 10 मिनट के अंदर। ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? हाँ हाँ, अभी 2 साल पहले मैं और मेरा लड़का, वो जो उस समय वो 6 साल का रहा होगा, उसे भी बारिश में नहाने का बड़ा शौक है। मैंने तो एक बार नहवा दिया, बड़ा मजे, पापा मैं सोच रहा हूँ बारिश में नहाऊं। मैं भी खाली था और बारिश भी हो रही थी तेज, तो थोड़ा सा हमें हवा का पता नहीं चला। चौथे मंजिल पे पहुंच गए, छत है हमारी 5वीं मंजिल बल्कि। अब वहां पे पता चला कि तेज हवा साए साए चल रही है। शुरू में तो 2-3 मिनट नहाने में बड़ा मजा है, उसके बाद तो ठंड लगी, कह रहा पापा ठंड लग रही है, ऐसा वैसा। मैंने कहा ऐसा भी नहाओ, जब ऐसी बात है तो तुम ही तो लेके आए थे। 2-3 मिनट बाद लगा ऐसे उसका दांत कटकटाने लगा। मैंने कहा ले चलो, नहीं तो अंत में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। बच्चों की तो बड़ी खास बात होती, बच्चे तो मजे लेते हैं, अंत में पेरेंट्स से ही भुगतते हैं कि ले चलो भाई, इधर उधर तबीयत खराब हो। तो कुल मिला के अचानक टेम्परेचर वहां पर कम हो जाता है, ये बड़ी खास बात देखी जाती है। ठीक है, टेम्परेचर वहां पे कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले बारिश ये हो गई, फिर देखो आगे चल रही हैं। ये पूरे एरिया में आई, पूरे भारत में पहुंची, और यहीं पर सबके गुरु कौन बैठे हुए हैं बच्चों? कहते हैं अरे भैया ऐसा इधर से जाना मत, पानी लाए हो हिंद महासागर से, बारिश करोगे चीन की ओर ना, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं पर शिवालिक की हाइट आप लोगों ने कितनी पढ़ी है? लगभग 1100-1200। तो कुछ पानी वहीं खींच लिया जाता है और वहीं पहुंचती है मध्य हिमालय में, जिसकी हाइट लगभग 4000 से 4500 के बीच में है, 5000 तक है कहीं कहीं। तो इतनी हाइट तो बहुत होती यार। तो फिर वहां पर मैक्सिमम बादल रोक लिए जाते हैं। इसलिए तुम लोग देखना, बादल फटने की घटना कहां होती है? मध्य हिमालय में अक्सर होती है। सुने होगा अभी न्यूज में इसी बात कि बहुत सारे जगहों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटे, जिससे जान माल की भारी क्षति हुई, सड़कों का बहुत नुकसान हुआ। और वहीं पर सबके परदादा कौन बैठे? महान हिमालय। कितनी हाइट? 6000 मीटर की हाइट। बाप रे, पढ़ा था ना आप लोगों ने? वो तो सबसे लास्ट में। अब कहां जा रहे? चलो बैठो, आप लोगों ने पढ़ाई है कि इतनी ऊंचाई पर जब हवाएं पहुंचती हैं तो पूरी तरह से कंडेंस हो जाती हैं, ठंडी होकर बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं, बारिश होती है, तो जो बचा खुचा रहता है वहां पर बर्फबारी कर देती हैं, खत्म कहानी हो जाती। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अरब सागर से उठी हुई दक्षिणी पश्चिमी मॉनसूनी पवनें आर्द्रता लिए हुए होती हैं और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चावच की परिस्थितियों के अनुसार खूब वर्षा करती है। और परिणाम ये होता है कि इनसे भारत में लगभग 80% तक वर्षा प्राप्त होती है। बोलिए बच्चों, कितनी प्राप्त होती है? लगभग 80%। बहुत होता है भाई, बहुत अधिक वर्षा। यानी कि अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से या ग्रीष्मकालीन मॉनसून से। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? प्रियंका
रहती है, क्या बोलते हैं, कोलकाता में। कोलकाता में खूब बारिश होती है। क्यों प्रियंका, जी सर। परेशान हो जाते होंगे बारिश से या नहीं? जी सर, हम तो बहुत ज्यादा इधर कोचिंग वोचिंग जाना होता तो परेशानी हो जाती, जा ही नहीं पाते। तो उसमें क्या प्रॉब्लम, ना छाता लेके चल दो। अब भीग जाते पूरा नीचे से। छाता लेके जाने में क्या, मैं तो बॉम्बे में था, तो बॉम्बे की बारिश भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, वहां पे भी बारिश होती अभी तो ये है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, अभी तो कोचिंग वोचिंग जाना है नहीं, और आप लोग के पास तो पढ़ ही रहे हैं इसलिए। और- पहले आप लोग जब 11th क्लास में पढ़ते थे पूछिए मत सर, हमेशा प्रॉब्लम होती थी। नहीं, वो बात होती है, परंतु प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकाला जाता है ना, इसीलिए वहां पे रेनकोट, वहां पे छाता एक बड़ा जनरल चीज है। रेनकोट और छाता वगैरह ये सब बड़ी जनरल चीज हाँ, है। वो तो रखते थे ऑलवेज अपने पास हमेशा कि कभी भी बारिश हाँ, हो जाता है। मुंबई में ये स्थिति थी कि छाता वगैरह भैया लेके चलो, अपने बैग में रखे रहो, भरोसा नहीं है सुबह दोपहर शाम। अभी गए, बढ़िया मौसम है, थोड़ी देर बाद इतने में झमाझम झमाझम। यहाँ तक कि मैं आदत पड़ गई थी कि सुबह मैं पार्क में जाता था तो भी छाता लेके जाता था, यानी कि सुबह गए एकदम बढ़िया खुला हुआ मौसम है, बट सडन आफ्टर 1 आवर झमाझम बारिश। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों में वर्षा होती है स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार। क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलिए अब लिख लीजिए थोड़ा सा। मॉनसून की उत्पत्ति, मॉनसून की उत्पत्ति को लेकर, मॉनसून की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच कोई मतक्य नहीं है। कोई मतक्य नहीं है, मतक्य मतलब कोई एक मत, कोई एक मत नहीं है। एक मत नहीं है। अतः इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दो समूह, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार के मत, दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। नंबर 1 परंपरागत सिद्धांत या तापीय सिद्धांत। नंबर एक परंपरागत या तापीय सिद्धांत। नंबर 2 आधुनिक या गतिक सिद्धांत। आधुनिक या गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत। ठीक है। अब नंबर 1 लिखो तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान एडमंड हैली द्वारा, एडमंड हैली द्वारा प्रतिपादित
एडमंड हैली द्वारा 17वीं सदी में प्रतिपादित किया गया। हैली द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत हैली द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत हैली द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत साधारण तौर पर काफी तर्कसंगत दिखाई देता है। काफी तौर पर साधारण तौर पर काफी नहीं साधारण तौर पर काफी तर्क संगत दिखाई देता है। परंतु यह मानसूनी पवनों की बारीकियों को समझने में परंतु यह मानसूनी पवनों की बारीकियों को समझने में असमर्थ है। फिर भी इस सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता है, पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है, पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। यह सिद्धांत मॉनसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न प्रकार से करता है। नंबर 1 निम्न प्रकार से करता है। पैरा बदलो। मॉनसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न प्रकार से करता है। नंबर एक क्या, बल्कि पैरा बदल दो। नंबर 1 रहने दो, पैरा बदल दो। गर्मियों के दिनों में सूर्य उत्तरायण होता है। गर्मियों के दिनों में सूर्य उत्तरायण होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक गर्मी के कारण वायु दाब निम्न पाया जाता है। वायु दाब निम्न पाया जाता है। निम्न पाया जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पौने खिंचकर उत्तरी गोलार्ध में
दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर सर फिर से बोलिए, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर चलने लगती हैं, चलने लगती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप, कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। हो जाती है। अतः इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, अतः इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने, मानसूनी पवने कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने कहते हैं। कहते हैं। याद रहेगा। ये पौने, पैरा चाहे बदल दो, पैरा बदल दो, ये पौने हिंद महासागर के विशाल, हिंद महासागर के विशाल जलीय क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं। विशाल जलीय क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं। अतः ये बड़ी मात्रा में नमी को लेकर, बड़ी मात्रा में नमी को लेकर आती हैं और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश भागों में खूब वर्षा करती हैं। खूब वर्षा करती हैं। खूब वर्षा करती है। ठीक है, चलिए भाई, ये हुआ आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी। पैरा बदलो।
इसके विपरीत सर्दियों के दिनों में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब प्रबल हो जाता है। सर सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब प्रबल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा पौने चलने लगती हैं। जो भारत के विशेष संदर्भ में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। स्थल पर जल के अभाव के कारण इनमें मॉइस्चर का अभाव पाया जाता है। जल का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ये वर्षा नहीं करती हैं। परंतु इसी क्रम में जब ये उत्तर पूर्वी पौने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो नमी को लेकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। इसी दौरान भारत का अधिकांश भाग शुष्क बना रहता है। ठीक है।
शुष्क बना रहता है। चलिए भाई, ये तो कुछ बातें हुई, इनको आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनसे लिखो, इनसे भारत में होने वाली कुल वर्षा का, इनसे भारत में होने वाली कुल वर्षा का केवल 14-15%, केवल 14-15% प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। चलिए भाई, ये डायग्राम बनाओ फटाफट। ठीक है, सूर्य कहाँ चमक रहा है? ये देखो, दिसंबर का महीना है, सूर्य चमक रहा है मकर रेखा पर। ठीक है, सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। तो परिणाम क्या होगा भाई? आप कह सकते हैं इस समय इस एरिया में लो प्रेशर होगा। In that area, southern part, in southern hemisphere, there is a low temperature, but just opposite of this in northern hemisphere, high temperature. ये हाई प्रेशर, नॉट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्योंकि भाई दिसंबर का महीना उत्तरी गोलार्ध में ठंड, और ठंड का मतलब है टेम्परेचर लो, और टेम्परेचर लो का मतलब प्रेशर हाई, का मतलब प्रेशर हाई। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले यहां पे कहानी समझ सकते हैं। अब परिणाम क्या होगा? पौने कहां से चलती हैं बच्चों? पौने कहां चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो ये देखो, ये दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा पौने हैं। अब ये क्या कर रही हैं भाई? ये भी देखो पार कर रही हैं, विषुवत रेखा को पार करेंगी। अरे वाह भाई, ये तो विषुवत रेखा को पार की कहीं पहुंच गई। कहां पहुंच गई बच्चों? बल्ले बल्ले होगी ऑस्ट्रेलिया की। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बल्ले बल्ले होगी भाई। यानी कि ये भी गर्म है, शुष्क है, बड़े जलीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, तो नमी लेती हैं, और नमी लेके देखो जा रही हैं, विषुवत रेखा को पार कर रही हैं, तो इधर पहुंच गई। कोरियोलिस बल लगेगा, तो कोरियोलिस बल आप लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है, वो इधर की ओर मुड़ रही है। इधर की ओर मुड़ते मुड़ते पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में मॉनसूनल क्लाइमेट मिलता है। मेडागास्कर वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पे पहुंच गई, बारिश कर दी। खैर बात अंत में वही आई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है जरा ये बताओ, बोलो भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा। तो ये देखो तुम्हारे यहाँ पौने चल रही हैं, ये देखो बंगाल की खाड़ी है। अब देखो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से गुजर रही हैं पौने, तो क्या होगा, नमी खींचेंगी, और नमी खींचेंगी तो बच्चों ये देखो इन तटीय भागों में बारिश करेंगे। यही तो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर बारिश हो रही, बल्ले बल्ले हो गया। इस एरिया में बारिश हो रही है। बाकी सब देखो सागर पे पौने जा रही हैं तो सागर पे जा रही हैं, हम उसे क्या लेना देना। बाकी यहाँ पे देखो ये पौने कहाँ चल रही हैं, स्थल से सागर की ओर। तो स्थल पर नमी थोड़ी ना इतनी होती है कि वो नमी खींच पाए, तो परिणाम स्वरूप ये बारिश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए तुम लोग इस समय क्या देख रहे हो, मोरलेस मौसम एकदम साफ है, खिली हुई धूप है कि नहीं, बोलो। सर आज का मौसम गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, पर इससे मानसून से इस वाले से नहीं होगा। वो कहानी यदि होगी तो दूसरी होगी, मैं कल बताऊंगा उस पर। यदि यहाँ पे भी दिल्ली में भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, और हो सकता है तो कुछ ऐसा रहा तो 1-2 दिन में बारिश वारिश हल्की फुल्की हो सकती है, परंतु वो मानसूनल नहीं है, वो दूसरे तरह की है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी चर्चा आगे होगी। तो यहां पर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में देख रहे हो पौने सागर से स्थल की ओर जा रही हैं, या स्थल से सागर की ओर जा रही हैं, सो दे आर अनेबल टू एनी काइंड ऑफ रेनफॉल, बारिश नहीं होती। बट वहीं जो दक्षिणी उत्तर पूर्वी मानसूनल पौने हैं, ये देखो बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु और आंध्रा के तट पर बारिश करती है। इसीलिए देखोगे नवंबर और दिसंबर जनवरी में यहाँ पर खूब बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए तमिलनाडु में धान की बम्पर खेती कब होती है बच्चों, विंटर वाला धान जबरदस्त होता है उसका, ठीक है। इसीलिए देखोगे विंटर का धान, समर का धान, धान ही धान। तो खाना क्या होता है तमिलनाडु साइड में, चावल 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 चावल। बंगाल में भी धान की दो फसलें हो जाती हैं, कई जगह 3-3 फसलें हो, 3-3 हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या खाना चलता, चावल चावल चावल, चावल माछी भात, चावल माछी भात। प्रियंका इतना, हाँ कभी खाया मछली भात? क्यों नहीं खाए हैं भाई, बचपन में जरूर खाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रियंका ज्यादा लालच देगी तो पूछना पड़ेगा अभी तुरंत खाने के लिए। तो प्रियंका इतना माछी भात खा के भी बताओ हेल्दियर नहीं हो पा रही है, अक्सर बीमार हो जाती है, जबकि मछली में बहुत अधिक खाया करो। चलो खैर यहाँ आओ। तो कुल मिला के ये है कि इस एरिया में बारिश कम हो रही है। अब जरा देखो दिशा के आधार पर क्या नाम है इसका, इधर से दिशा बन रही है, ये देखो उत्तर पूर्वी मानसून बोलेंगे कि नहीं, उत्तर पूर्वी है भाई। ये देखो डायरेक्शन क्या है, यस दिस डायरेक्शन। कब हो रहा है ये, सर्दियों में। तो क्या बोलोगे, शीतकालीन मानसून। जिनसे वर्षा कितनी हो रही है, मुश्किल से 14 से 15%, ठीक है। और ये साहब मान लो यहाँ पर प्रियंका खड़ी है, यहाँ पर पुष्पमाला खड़ी हैं, तो इनके संदर्भ में कोई चीज क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इसे आप क्या बोलोगे, जाता हुआ मानसून या लौटता हुआ मानसून। क्या बोलोगे, लौटता हुआ मानसून। समझ गए। तो इससे इस तरह से मानसून आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, भारत में नमी बनी रहती है और बल्ले बल्ले होता रहता है। परंतु बच्चों कई बार आप लोग जानते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं और दिखता है वो होता नहीं।
यदि मॉनसून इतना ही आसानी से उत्पन्न होता है, इतनी ही आसानी से उसकी गति बनी रहती है, तो फिर तो भाई सारी क्रियाएं एकदम लयबद्ध होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, सूचीबद्ध होनी चाहिए। परंतु होता क्या है, मॉनसून में बहुत अधिक अनिश्चितताएं पाई जाती है। मॉनसून में बहुत अधिक अनिश्चितताएं पाई जाती हैं। इसीलिए किसी शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कभी छा जाए कभी बरस जाए घटा बेमौसम, और कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाती है। सुना कि लाइन कभी, कभी छा जाए कभी बरस जाए घटा बेमौसम, और कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाती। यह लाइन अपने आप में बताता है कि हमारा मॉनसून कितना अनिश्चित है। नो डाउट हैली साहब ने यह अपना सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर लग रहा है हाँ बात तो सही है, ऐसी बारिश मॉनसून आते जाते होंगे, उसमें कौन सी बात है, यही तो उत्पत्ति होती होगी। लग रहा है कि नहीं, प्राइमरी अपील कर रहा है, मैं समझता हूं सबको। प्राइमरी बहुत इजी लग रहा है। अरे क्या इसमें बात है यार, फालतू में लोग परेशान होते हैं मॉनसून लेके। नो डाउट इन दिस कंटेक्स्ट मॉनसून ए वेरी इजियर फेनोमेना, बट जैसा मैंने कहा जो कई बार इजी दिखाई देता वो इजी होता नहीं है बच्चों। इसीलिए देखो लाइन में शुरू में मैंने क्या कहा, यस ये दिखता तो है व्याख्या करता हुआ, परंतु कई जटिलताओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। जैसे क्या भाई, बाद में बहुत सारे विद्वान हुए, रजत जैसे विद्वान हुए जो जानते ही हो पूंछ खींचते रहते, अबे ये कैसे हुआ, ना प्रियंका जैसे लोग जो हमेशा कमियों को इधर उधर खींचते रहते, ना ये कैसे। तो कई विद्वानों ने कहा हैली साहब जरा बताओ, सबसे पहले तो यही बताओ, ये तुम घर की खेती बना रखे हो कि विषुवत रेखा को पार करा दे रहे हो। ऐसी ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विषुवत रेखा के पास डोलड्रम की दशाएं मिलती हैं, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं ये बोलो। हाँ बताया है मैंने, डोलड्रम पाया जाता है 0 से 5 के बीच में, और डोलड्रम में क्या होता है, पौने लंबवत चलती है। याद करो, सब भुला गए, क्या बताऊं यार तुम लोगों को। पौने लंबवत चलती है, ये देखो, यानी पौने इधर से आती हैं, गर्म होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। तो जब पौने इस एरिया में 0 डिग्री के पास लंबवत चलने लगती हैं संवहनी धाराओं के रूप में, तो ये कैसे साहब, दोनों जने ऐसे घर की विषुवत रेखा को पार करके जा रही हैं जैसे खाला का घर हो, है ना, जैसे खाला का घर हो कि कूद के, हाँ खाला क्या बनाई हुई हो, जरा बताओ, खाना खाना खाला, इधर आ गई, अरे मम्मी खाला क्या नहीं खाना खाया, अच्छा वहां खाना खा ली मैं नहीं खाऊंगी। घर की खेती है, यदि यहाँ पर संवहनी धाराएं चलती हैं तो होना तो ये चाहिए था कि ज्यों विषुवत रेखा से पौने इस एरिया, विषुवत रेखा के क्षेत्र में पौने पहुंचेंगी तुरंत ऊपर निकल जाएंगी, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट कर जाएंगी, ऐसे कैसे पार कर जाएंगे। तब तक तो हैली साहब जा चुके थे, हैली साहब जवाब नहीं दे पाए। फिर दूसरा भाई, जरा ये बताओ, मॉनसून की उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है, ताप पर ना। आपने अभी क्या पढ़ा, तापीय दशाओं में परिवर्तन होता है, ताप की दशाओं में परिवर्तन होने से दाब की दशाएं बदलती हैं। बोलो भाई, जरा बोला करो, समझ में आए। ताप की दशाएं बदलती हैं तो दाब की दशाएं बदलेंगी। और जरा ये बताओ कि ताप का संबंध किससे है, ताप का संबंध सूर्य से है, और सूर्य आपने कहा कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, जिसकी वजह से तापीय दशाएं बदलती रहती, यही तो पढ़ा आपने। तो ये भी तो सत्य है कि सूर्य एक निश्चित समय पर उत्तर में आता है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, और वहीं 22 जून को सूरज
21 जून को सूरज कर्क रेखा पर चमकता है। तो यानी कि ताप तो सूर्य एकदम सटीक दे रहा है, तो मॉनसून लेट कैसे हो जा रहे हैं भाई? आखिर न्यूज में सुनते होंगे कि इस बार मॉनसून 3 दिन लेट आया केरल के तट पर, 4 दिन लेट आया मॉनसून। और कई बार तो इसके व्यवहार में इतनी अनिश्चितता देखी जाती है कि कभी आए और कभी आए ही नहीं, कभी झलक दिखलाए और कभी झलक दिखला के चले गए, और कभी झलक दिखलाए और इतना झलक दिखलाए कि हाँ भाई मस्ती आ गया, क्या भाई खूब बारिश, झमाझम मानसून मानसून बारिश बारिश। इस बार आप लोगों ने देखा होगा, इस बार ध्यान दिया आप लोगों ने मानसून के बारे में या नहीं कुछ? तो बारिश दिल्ली में हम लोग थक गए यार, इतनी बारिश, इतना तो मैं पहली बार देखा हूँ 10-15-20 सालों में। मुझे आज दिल्ली में रहते हुए 20 साल है ना, इतनी बारिश। तो वो शायर जो लाइन बोलता है कि कभी छा जाए कभी बरस जाए घटा बे मौसम, और कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाती है। तो मॉनसून कभी आए झमाझम बारिश पकड़ाए, और कभी कह रहे भैया बाद में बात नहीं करेंगे हम, ठीक है चलो हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक। अरे ये कैसे भाई, ये कैसे है ना, ये कैसे कि जब यास्मीन के पापा यास्मीन के भैया कहे जा यास्मीन को पैसे इतना दे के आइयो, और हर महीने पैसे तुझे भेजना है, क्यों? मैं पैसा भेज रहा हूं। और पता चला यास्मीन के भाई पैसा इधर उधर पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो क्या भाई वो होगा, क्या चक्कर? यानी कि या तो यास्मीन के पापा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि भाई को पैसा नहीं दे रहे, कि भाई पैसा इनको नहीं भेज पा रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है पापा पैसे दे रहे हैं भाई बीच में गड़बड़ कर दे रहा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए भाई। हाँ, तो यानी कि जब सूर्य से निर्भर है, ताप की दशाओं पर निर्भर है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच एकदम एक निश्चित प्रकार से फिनोमेना चलती रहती है। पृथ्वी एक निश्चित गति से सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, एक निश्चित प्रकार की पोजीशन बनती रहती है, सो दैट एक निश्चित प्रकार की ताप की दशाएं बनती रहती हैं। परंतु मॉनसून साहब टाइम से नहीं आते हैं, टाइम से आते हैं जल्दी चले जाते हैं, लेट से आते हैं लेट तक रहते हैं, कई बार जल्दी आते हैं बीच तक बने रहते हैं, और कई बार आते ही नहीं हैं। इसलिए तुम लोग कभी न्यूज में सुनना, हिस्ट्री पढ़ोगे थ्रू आउट हिस्ट्री, कि कई बार ऐसे भारत में समय रहा कि गर्मी गुजर गई बारिश ही नहीं हुई, और बड़े बड़े सूखे पड़ गए। सुना होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े सूखे पड़ गए। इसीलिए आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, जिसमें गाना है, लगान मूवी में गाना है ना, याद करिए कोई गाना है उसमें एक जगह पर, बारिश तो बरसा, है ना। या एक पुरानी मूवी है राजू गाइड, जिसमें गाना है अल्लाह मेघ दे भगवान मेघ दे, पानी दे गुड़धानी के अल्लाह मेघ दे। सुना होगा। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब बारिश फेल हो जाती है तो गांव देहात में लोग क्या करते, मेंढक मेंढकी की शादी कराई जाती है, मेंढक मेंढकी की कई बार शादी कराई जाती है। तो कई बार खेतों में रात में महिलाएं खेत जोतती हैं। सुना आप लोगों ने कभी ये बातें? पहले हुआ करता था बच्चे। इंद्र देवता का विशेष रूप से पूजन होता है, क्योंकि ये बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास है? इंद्र देवता देखते हैं, तो उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। तो कहने का मतलब यह है कि विद्वानों ने बहुत सारे इस पर आरोप लगाए, लोचा लिख लो, कमियां या सीमाएं। मॉनसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, मॉनसून की उत्पत्ति के संदर्भ में
हैली के सिद्धांत, हैली के सिद्धांत हैली के सिद्धांत में अनेक सीमाएं निम्न प्रकार से स्पष्ट होती हैं। निम्न प्रकार से स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, मॉनसून के अनिश्चित व्यवहार की व्याख्या मॉनसून के अनिश्चित व्यवहार की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाती है। नंबर 2, नंबर 2 क्या? मॉनसून के अनिश्चित व्यवहार की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाती। नंबर 2, दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वापों ने विषुवत रेखा को कैसे पार कर जाती हैं? विषुवत रेखा को कैसे पार कर जाती हैं? ये व्याख्यायित नहीं हो पाता। यह व्याख्यायित नहीं हो पाता। यह व्याख्यायित नहीं हो पाता है। ये लीजिए भाई। तो भाई कैसे आगे चीजें बनती हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं, चाहे फ्लोन का सिद्धांत हो, चाहे कोटेश्वरम का हो जो तिब्बत के पठार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, या एल नीनो प्रभाव है ना, या जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है, क्या रोल है, इनकी चर्चा अब अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं थोड़ा जा रहा हूं आउट ऑफ स्टेशन। वैसे मैं कोशिश करूंगा वहां से, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा 2 दिन की क्लास आपके रखने की, 2 दिन की आपकी रहेगी और 4 दिन जीएस वालों की रहेगी, ठीक है। ये मैं क्लास कोशिश करूंगा और फिर हमारी मुलाकात होगी, जैसी होगी सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी ना, तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम्हें रिपीट करना तो तुम लोग, और वैसे भी तुम लोगों की क्लास हो सकता है जल्दी 24 तारीख से पांडे सर शुरू करेंगे हिस्ट्री जीएस में। सर जब पांडे से आ जाएंगे तो आपकी ये जीएस वाली बंद हो जाएगी? नहीं, चलती रहेगी, टाइमिंग दोनों का अलग अलग होगी। आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे रहेगी, ऐप पे भी रहेगी, जहां पे भी आप लोग चाहें जाके देख सकते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय, हैव ए गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।